बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज हम अपना 60वां यौम दिफा मना रहे हैं और हालात ये है हमारे कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पे इंटरनेट भी बंद है और मोबाइल फ़ोन भी बंद है। ये हमारी दिफाई सूरत हाल है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पे दर पे हो रहे हैं। पूरी ट्रेन के ऊपर दहशत गर्दों ने हमला किया, उसे काबू कर लिया। तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में हमने जो कामयाबियां हासिल की थी, ऐसा लगा कि जो एक सियासी मुदाखलत है इदारों की, उसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए और एक मरतबा फिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी बहुत बढ़ गई है। और ये बॉर्डर पार करके दहशतगर्द कैसे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, ये वो बड़ा सवाल है जो ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग, बलूचिस्तान के लोग और हर पाकिस्तानी इसका जवाब जानना चाहता है। आज हम जो दिन मना रहे हैं ना, इसमें कुछ लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और उनमें एक किरदार था एयर कोमोडोर सज्जाद हैदर साहब का, जो हाल ही में इंतकाल फरमा गए। एयर कोमोडोर सज्जाद हैदर, इन्होंने बड़े कारनामे किए थे, शानदार शख्सियत के मालिक थे और इनके जो कारनामे हैं उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। गुज़िश्ता 60 साल से हम ये सेलिब्रेशंस करते आए। लेकिन इसी एयर कोमोडोर के साथ क्या किया गया इस्लामाबाद में, हम सारे अच्छी तरह जानते हैं कि चंद पुलिस वालों ने इनके साथ कितनी ज़्यादती की। इनको सड़क के ऊपर रुसवा किया गया। वो बताते रहे कि मैं एयर कोमोडोर सज्जाद हैदर हूँ, लेकिन इन्हें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। पुलिस ने बहुत बदतमीज़ी की और वैसे भी पुलिस बदतमीज़ी करती है जब उन्हें यह पता हो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का उनके सर पे हाथ है और उन्हें खुली छूट है, जिसको मर्जी मारे, जिसको मर्जी धकेले, जिसको मर्जी गाली दें। फिर वो खुल के आ जाते हैं ना। तो ये जब एक पॉलिटिकल पार्टी को आप एक दुश्मन की तरह डील करते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तो कोई भी हो सकता है। तो एक बड़ा अफसोसनाक वीडियो जो है, जो पाकिस्तानी तारीख को चिढ़ाता रहेगा, ये भी है। जनरल अमजद शोएब को जैसे गिरफ्तार करके एक सेल में डाल दिया गया। ये मैं फोर्सेस के लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, पाकिस्तान के लिए काम भी किया हुआ है। लेकिन इनको भी रुसवा किया गया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए, या उनका मौक़िफ़ सामने कोई भी लेकर आता था तो उनके साथ यही किया जाता था। ये सिर्फ मौजूदा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी जिद है और ये हर दौर में ऐसे ही रहे हैं। फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो उनके खिलाफ यही करती थी। इसी तरह जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी यही करती थी। जो ज़ियाउल हक था वो ऐसा चौड़ा होकर बैठता था, मूँछों को ताऊ दे के वो कहता था ये उड़ा दो, सारी चक्कर ही कोई नहीं है, अदालतें आज़ाद हैं, ये भुट्टो को ये कर देंगे। और किया इन्होंने अपने अपने दौर में, जो याह्या खान ने किया, जो अयूब खान ने किया, जो परवेज़ मुशर्रफ ने किया पाकिस्तान में सियासतदानों के साथ, सबने देखा। परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को भी जेल में डाला, इमरान खान को भी जेल में डाला। और ये बहुत सारी जमातें जो आजकल जमहूरियत की चैंपियन बनी हुई हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ के भी साथ मिल गए थे लोग और अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आके अपना अपना काम कर रहे हैं। नादरीन, ये यौम दिफा के मौके पर एक और ख़बर है। अमरीकी तैयारे आए हैं, अमरीकी फ़ौजी भी आए हैं, वो इमदाद लेकर पहुँचे हैं पाकिस्तान। अच्छी बात है, अमेरिका जो है यूएस एड के ज़रिए मदद करता रहता है पाकिस्तान की। लेकिन यहाँ पे जो खुर्रम इकबाल साहब ने खबर दी है वो ये बताते हैं कि जी यहाँ पे अमरीकी फ़ौजियों की एक फ़ोटो उन्होंने शेयर की, पाकिस्तानी फ़ौजी भी साथ खड़े हुए हैं। ये एयरबेस के ऊपर आए, नूर खान एयरबेस पे मुबैना तौर पर इमदादी सामान लेकर अमरीकी फ़ौज। ये जो फ़ौज टू फ़ौज कांटेक्ट होता है ना, जब इस लेवल पे जाते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो कांटेक्ट होता है, मिलिट्री टू मिलिट्री भी होता है। तो हुकूमतें करती हैं ये इमदादी पैकेजेस और ये सारी चीज़ें। मैंने ये माजी में पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है, जब भी कभी अमरीकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करीब आई है तो पाकिस्तान को उसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है। माजी में हम ये देखते रहे। लेकिन ना, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हवाई अड्डे हैं जहाँ पे अमेरिका ने अपने अड्डे बनाए हुए थे और वहाँ से वो ड्रोन अटैक्स करते थे, पाकिस्तान के अंदर भी, अफगानिस्तान में भी अपने ऑपरेशंस करते थे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर किस तरह अड्डे दिए गए अमेरिका को, ये सारा कुछ हमें याद है, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो जब भी ये कुर्बतें बढ़ती हैं तो इसका अंजाम एंड ऑफ द डे पाकिस्तानियों के लिए अभी तक तो कोई अच्छा नहीं रहा। इमदाद देना, ये सारी चीज़ें करना, ये एक अच्छा जेस्चर हो सकता है, लेकिन इन कुर्बतों का अंजाम माजी में पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। हाँ, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भी अमेरिकन फोर्सेस ने, अमेरिका ने पाकिस्तानी फोर्सेस को मदद की, लेकिन ये लड़ाई पाकिस्तान के गले कैसे पड़ी ये भी हम सब जानते हैं। लिहाजा ये जो तस्वीर है, इसके देखने के बाद मेरे जो दिल और दिमाग में पहली बात आई वो यही थी कि या अल्लाह खैर, कि अल्लाह ताला खैर ही करे
कि अब पता नहीं अमेरिका को पाकिस्तान से क्या काम पड़ गया है, या पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अब क्या काम करने का फैसला कर लिया है। एक तरफ ये इमदाद आ रही है, मैं साथ जो मुतासरीन है उनकी बात करूँगी। सतलुज के अंदर नादरीन अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, पानी का रैला भारत से दाखिल हो रहा है और बहुत तेज़ी से पानी पाकिस्तान में आ रहा है। जो मुजफ्फरगढ़ का इलाका है और उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे एरियाज़ हैं, यहाँ पे बहुत तबाही हुई है। कसूर से लेके मुल्तान तक, मुजफ्फरगढ़ तक, यहाँ पे सतलुज ने तबाही फेरी है। और जिस जगह पे जाके ये दरिया आपस में इकट्ठे होते हैं उन एरियाज़ में भी फ्लड की सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है। हुकूमती इमदाद जो है वो ना होने के बराबर है। तो जो प्राइवेट लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग सामने आ रहे हैं। हुकूमत को भी इस बात की समझ आ गई है कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, लिहाजा लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ देखें, लोग अपने चारे के लिए परेशान है, जानवरों के लिए परेशान है। सबसे बड़ा मसला उनके लिए बना हुआ है कि उनको उनके जानवरों के लिए चारा में असर नहीं है। चारा जो है वो रोज का रोज काटते हैं और जानवरों को डालते हैं। ये जो 3 दरिया है ना आपके, चनाब, सतलुज, रावी, इसके किनारे आपकी भैंसें बहुत बड़ी तादाद में है। यहाँ पे मवेशी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रखे हुए, गवाला जिसे आप कहते हैं। दूध की प्रोडक्शन यहाँ बहुत होती है, तो ये दूध की प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर मुतासर हो सकती है। अब जानवरों को जिंदा रखना ज़रूरी है। जिंदा रखने के लिए उनको आप अगर 1/3 खाना भी देंगे तो वो जिंदा रह पाएंगे। उन्हें पीने का साफ पानी मिल जाए, उन्हें चारा मिल जाए, तो जानवर अपना टाइम निकाल लेंगे। अद्वियात मौजूद होनी चाहिए हर वक्त, जो वेटनरी की हैं, जो जानवरों को दी जा सकती हैं। जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको भिजवाना पड़ेगा इन सारे देहात में। ये सारा काम अब पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम सबको लेनी पड़ेगी। जानवरों को इस वक्त सर्वाइव करवाना है। दूध से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि दूध देने वाले जानवर जिंदा रहें और इनकी अमवात कम से कम हो। अब एक तरफ लोग ये एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पे चनियोट में जो सैलाब से मुतासरा गाँव के दर्जनों जो गाँव हैं उनके लोग जो बेघर हुए हैं, ये लोग निकले और उन्होंने पिंडी भट्टियाँ हाईवे को ब्लॉक कर दिया। ये एहतजाज कर रहे हैं जनाब कि इन्हें खाना नहीं मिल रहा, टेंट नहीं मिल रहे, जानवरों के लिए चारा नहीं दिया जा रहा। ये सारी बातें वो बेचारे कर रहे थे। अच्छा, एक तरफ तो ये सूरत हाल चल रही है, दूसरी तरफ क्या चल रहा है, पूरा मुल्क सदमे में है। सैलाब की वजह से लोग परेशान हैं, मगर सेनेटर जिनके बेशतर जो अरबपति लोग हैं, ये जो सेनेटर्स हैं ये 100 के करीब होते हैं पाकिस्तान में। ये अरबोपति लोग होते हैं नॉर्मली, बहुत कम लोग हैं जो बहुत पैसे वाले नहीं हैं। इन्हें परेशानी ये लाक है कि अरकान पार्लियामेंट की अरबों मालियत की मजीद 104 लॉजेस की तामीर कब मुकम्मल होगी। अब ये डॉन ने खबर दी है, डॉन की खबर के मुताबिक ये 104 नए लॉजेस की तामीर का ठेका 717 करोड़ रुपए में दिया गया है और ये इजलास हुआ बाकायदा, और इसके अंदर तज़ीन व आराइश और ये चीजें ज़ेरे बहस आई। और पाकिस्तान डूब रहा है। यहां पे जो इजलास हो रहा है सेनेट के हवाले से, उसमें तय किया जा रहा है कितना पैसा देना है इनके घर बनाने के लिए। 104 लॉजेस बनेंगे, 717 करोड़ रुपया लगेगा। 717 करोड़, 104 लॉजेस, यानी 4 करोड़ रुपया कम से कम एक के ऊपर ये लगाने जा रहे हैं। और जब आप इकट्ठे बनाते हैं ना तो पैसा बहुत कम लगता है। इसके बाद तज़ीन और आराइश भी होनी है। अभी तो ये बनने हैं ना, उसके बाद इसकी तज़ीन और आराइश होगी, सजाया जाएगा। अंदर जो इसके सामान जाना है उसकी कीमत अलग है। ये हमारी प्रायोरिटीज है नाज़रीन पाकिस्तान में। और जो सैलाब मुतासरीन है उनके बारे में हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये खबर देखें आप। ये पूरे मीडिया के ऊपर इस वक्त गर्दिश कर रही है। खबर ये है कि जी सैलाब मुतासरीन को इजाफी बिल भिजवा दिए गए। इमदाद उनको पहुंची नहीं, बिल उन्हें पहुंच गए। 1.5 लाख 2-2 लाख का बिल आ गया छोटे छोटे घरों का और डेरों का, जहां पे ये सैलाब मुतासरीन रहते हैं। वो कहते हैं जी हमने तो बिजलियां इस्तेमाल भी नहीं की इतनी, हमारे तो एसी भी नहीं लगे हुए, गरीब लोग हैं हम। 1.5 से 2 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया ये बिल भेज दिया सैलाब मुतासरीन को। शर्म भी नहीं आई इनको बिल भेजते हुए। वो बिल इकट्ठे करके बेचारे वो दिखा रहे हैं सैलाब मुतासरीन कि भाई हम तो इधर पड़े हुए हैं पिछले 15 दिन से, हम तो अपने घरों में भी नहीं जा पा रहे, हमारे हालात बहुत बुरे हैं और हम तो इतनी बिजली इस्तेमाल भी नहीं करते, ये इतना बिल हमें क्यों भेज दिया है। तो ये वो कारनामा है जो नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने और जरदारी ने और उनकी पार्टी ने मिलकर किया था, IPPs वाला। मुशर्रफ ने भी इसमें हिस्सा डाला था कि इन्होंने ऐसे मंसूबे लगा दिए कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपको बिजली का बिल देना ही पड़ेगा। आप बिजली इस्तेमाल करें 1 यूनिट, आपको बिल देना पड़ेगा कम से कम 3 यूनिट का। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने एहसान किया और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो शरीफ खानदान का है। और इस खानदान को मुसल्लत किया मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अब वो रोजाना की बुनियाद पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस खानदान को मुसल्लत करने के बाद
ये साबित करने पर तुली है कि वो पाकिस्तान के बहुत वफादार हैं और पाकिस्तान को सही सीमत में लेकर जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इधर आप गवर्नर जो है सिंध के, इनका स्टेटमेंट सुने। ये नाच गाना भी बहुत अच्छा करते हैं, ये वक्त आए तो डांस भी कर लेते हैं, वक्त आए तो ये मिंबर पे बैठ के खुतबा भी दे देते हैं, वक्त आए तो ये मोटरसाइकिलों पे भी निकल जाते हैं, वक्त आए तो ये वागा पे जाके भी परेड कर देते हैं। ये कुछ भी कर सकता है बंदा। कमाल बहरूपिया जो है वो ढूंढा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अब ये उनके लिए स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, जरा ये सुने आप। आर्मी चीफ है, इसके दिल में कुरान शरीफ है, हाफिज कुरान के दिल में कुरान होता है। आज उन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये तहिया कर लिया है कि मैं अपनी कौम के लिए और उसकी मईशत की बेहतरी के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करूंगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपना किरदार अदा करूंगा, लेकिन किस कैपेसिटी में, सवाल ये है। लेकिन ना, कुरान और सुन्नत तो बड़ा वाज़ेह है। आप जो हलफ लेते हैं आपको उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी होती। अल्लाह ताला कहता है कि वो मत कहो जो तुम कर नहीं सकते। साफ कहता है अल्लाह ताला कुरान पाक में कि वो बात तुम क्यों करते हो जो तुम नहीं कर सकते। यानी जो आपको कॉल फेल में आपके तजाद नहीं होना चाहिए। आपने हलफ लिया, हलफ आपने लिया अल्लाह को हाजिर नादिर जानकर कि मैं अपने हलफ की पासदारी करूंगा और मैं ये चीज़ों में हिस्सा नहीं लूंगा, तो मईशत में किरदार क्या है उनका? उनका तो रोल ही नहीं है। और कुरान पाक मना करता है कि जो आपने कहा, जो आपने हलफ ले लिया, उसकी खिलाफ वर्जी आप नहीं करेंगे। तो ये तो हलफ की खिलाफ वर्जी हो गई कि वो मुल्क के दीगर मामलात के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ये जो पाकिस्तान में अवाम का मैंडेट छीना गया, क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुआ? मुझे बताएं 26 नवंबर को जो गोलियां चलाई गई निहत्ते शहरियों पे, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुआ? क्या पाकिस्तान में जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस लगातार पामाल किया जा रहा है, औरतों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, छोटे बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पार्लियामेंट पे अटैक किया जाता है, पार्लियामेंटेरियंस के बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं, बहुएं अगवा कर ली जाती हैं कानून साजी के लिए, क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो रहा है? पाकिस्तान में इंसानों को जबरी तौर पे लापता किया जा रहा है, किसी काजी के सामने उन्हें पेश नहीं किया जाता, क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो रहा है? यहाँ पे शायरों को, सहाफ़ियों को, वकला को, सिविल सोसाइटी को, सियासतदानों को, सियासी वर्कर्स को जबरी तौर पे लापता किया जाता है। क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? क्या कुरान और सुन्नत आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप चीनी एक्सपोर्ट कर लें ताकि माफिया पैसा कमा ले, और फिर आप वही चीनी इंपोर्ट कर लें ताकि माफिया दोबारा पैसा कमा ले और आवाम की पीठ में छुरा घोंप दे और उनकी जेबों पे डाका डाल दे? क्या कुरान और सुन्नत इस बात की इजाज़त देता है कि 2 माह पहले किसान से, गरीब किसान से जो गंदुम 2000 रुपए में खरीदी थी, आज वो 4000 रुपए की बेची जाए 2 महीने के अंदर, और सरमायादार अपना पैसा डबल करके गरीब आदमी को नचोड़ के रख दे? क्या इसकी इजाज़त देता है? बहुत सारे और सवालात मैं उठा सकता हूं। कौम को मामू ना बनाए, बेवकूफ़ ना समझें कौम को। कौम सब कुछ देख रही है, उन्हें पता है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी आप सुने। ये सीरत नबी के हवाले से एक प्रोग्राम था, तो इन्होंने यहाँ पे ज़्यादातर तारीफ़ें की हैं आर्मी चीफ की, हुकूमत की, और सोशल मीडिया की बुराइयाँ की हैं। सीरत नबी पे प्रोग्राम है, उसमें आपने लोगों को बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी, हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। वो वहाँ पे सिपा सलार की तारीफ़ें कर रहे हैं। यानी जो दरबारी मौलवी होना कोई, वो क्या इस्लाम लेकर आएगा? हमारे इस्लाम में बेशुमार लोगों की ये रवायात हैं, बहुत सारे लोगों ने ये बातें नकल की हैं और बार बार बताई है कि जो आलम दीन पहुँच जाता है दरबार में, उसकी तासीर ख़त्म हो जाती है। और ये मैंने अमली तौर पे ताहिर अशरफी साहब के साथ होते हुए देखा। मेरा बड़ा अच्छा इनके साथ ताल्लुक़ है, ताहिर अशरफी साहब से हमने इकट्ठे काम भी किया हुआ है। लेकिन मैंने नोट किया कि ताहिर अशरफी साहब बात कर रहे थे, सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। बड़ी जज्बाती अंदाज में बात कर रहे थे, कोई शख्स सामने से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। बहुत सारे आलम दीन बैठे हुए थे, बिल्कुल चुप करके बैठे हुए थे। ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि हाथ खड़ा करो, पीटीवी दिखा रहा है, सिर्फ 1-2 हाथ खड़े हुए मेरे ख्याल में पूरे हॉल में। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा देखें तासीर ही खत्म हो गई। तो जब कोई आलम दीन अपने आप को गिरवी रख ले हुक्मरानों के सामने और फिर वो कलमा हक बोलना छोड़ दे, तो उसके अल्फाज में तासीर खत्म हो जाती है। आज मुझे यकीन भी आ गया।
मैंने देख भी लिया। ये जरा सुने ताहिर अशरफी साहब क्या कह रहे हैं। दो बातें इन्होंने की हैं। पहली वाली बात जरा आप सुने। साथ में एक नौजवान खड़ा है जिसको फ़लस्तीनी, इन्होंने कहा ये फ़लस्तीनी है। अब उन्हें साथ खड़ा करके ताहिर अशरफी साहब क्या कह रहे हैं, जरा ये सुने। की सदर के साथ बैठा, अमरीकी सदर के साथ, ना वो वहां कश्मीरियों को भूला, ना वो वहां फिलिस्तीनियों को भूला। उसने वहां पर भी कहा कि हमें पाकिस्तान को, हमें कोई दबाव, कोई चीज, ये रोज अफवाह उड़ाते हैं, फलाना दबाव डाल रहा है, फलाना दबाव डाल रहा है। खुदा की कसम, आपके मुल्क पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। जो फाते अल्लाह ने जिनको बनाया हो उन पे कोई दबाव डालेगा? ये वो कह रहे हैं जी खुदा की कसम खा ली, और ये कहा कि उन्होंने वहां पे कहा कि कोई दबाव नहीं। आसिम मुनीर ने कहा जी कोई दबाव नहीं। अमेरिका को, अमरीकी सदर को कहकर आए हैं कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पे कोई दबाव नहीं। ये ताहिर अशरफी ने पहली मरतबा इंकशाफ किया है। ISPR ने ऐसी कोई बात नहीं बताई। देखें, अगर वो ताहिर अशरफी साहब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, तो मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने, और ये सारे टीवी चैनल्स में लाइव चलाया गया, तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से चला है। तो ये बात तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा अनाउंस करनी चाहिए थी कि अमरीकी सदर से मुलाकात में आसिम मुनीर साहब ने मुबैना तौर पे जो ये कह रहे हैं कि वादे तौर पे कह दिया अमरीकी